अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। आजकल बिल्कुल यंग लोगों में ये परेशानियां होती जा रही हैं और इस तरह के जो कॉजेज़ हैं मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों के अंदर पाए जाते हैं। हमारे पास जब ये पेशेंट यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि ये जो परेशानी है ये क्या परेशानी है, क्या सच में इसका इलाज अवेलेबल है, ये परेशानी कितनी तरह की होती है, इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें वो जानते नहीं हैं। और बहुत सारे तो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको भरोसा भी नहीं होता है कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इलाज कराने जा रहे हैं, पता नहीं इनको इसके बारे में पता भी होगा कि नहीं होगा। अगर उनकी फ़ीमेल पार्टनर ने हमारी कोई वीडियो देख ली है या किसी ने उनको रेफरेंस हमारा दे दिया है बट उनको उतना बिलीव नहीं है, तो वो आकर के ऐसा रिएक्ट करते हैं कि हाँ जो आप बता रहे हैं ठीक है बट पता नहीं क्या है। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने में भी मज़ा नहीं आता है। आप लोग जब कहीं पर जाएं तभी जाएं जब आपको कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज़ ऐसे किसी के बताने से, किसी के ज़बरदस्ती भेजने से आप लोग ना आया करें। एक परेशानी क्या है इसमें कि एज़ोस्पर्मिया होता है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के कि जिनको स्पर्म काउंट जो होता है वो बिल्कुल नील हो जाता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है। अभी हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे कि अगर आपके स्पर्म काउंट ज़ीरो आए, आपने सीमेन एनालिसिस कराया और स्पर्म काउंट आपके बिल्कुल ज़ीरो आ गए, तब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, किस तरीके से इसका इलाज होता है, इलाज मुमकिन है या नहीं है, ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं और आपको कहाँ पर इसका इलाज जो है वो बेहतर आपको मिलेगा, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको कहाँ पर इसका मिल सकता है अगर आप एज़ोस्पर्मिया से सफ़र कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल के गुप्त रोग का, जो है ना, गुप्त रोग जो होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जैसे मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। फीमेल में जैसे कि जो है पेनफुल इंटरकोर्स होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है या मन नहीं करता है, या फिर जो है एक्साइटमेंट की कमी होती है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं फीमेल में भी। इसी तरीके से जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं मेल के या फीमेल के, मेल के जैसे कि एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया है ना, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, या फीमेल के PCOD है, ओवरियन सिस्ट है, या फिर जो है आपका जो है यूट्रस में फाइब्राइड वगैरह हैं, या इरेगुलर मेंसेस हैं, है ना, प्रोलैक्टिन का जो है काफ़ी ज़्यादा जो रेंज है वो काफ़ी हाई है, या इस तरीके से और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस हैं। इन सारी बीमारियों का, इन सारी डिजीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाओं के थ्रू प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट आपको देने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरह से आप परेशान हैं, इनफर्टिलिटी है आपको या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे मिल सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर जैसा कि मैंने आपको बताया बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, प्राइम लोकेशन पर है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं हमारे सेंटर पर, तो आप हमारी वेबसाइट जो है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराया और आपका स्पर्म काउंट जो है वो नील आया, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्पर्म हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, है ना। अब स्पर्म आपके सीमेन में आ नहीं रहे। अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आपकी वाइफ के कंसीव होने का जो चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जिस तरीके से स्पर्म काउंट ज़ीरो है, इसी तरीके से आपके वाइफ के कंसीव होने के चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ब्रॉडली हम लोग एज़ोस्पर्मिया को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है और दूसरे को कहते हैं हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो इलाज करा रहे होते हैं, 2-3 साल शादी को हो गए होते हैं, वो लोग इलाज करा रहे होते हैं अपनी वाइफ का कि 3 साल हो गए हैं और ये कंसीव नहीं हो रही है। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट जैसा तैसा जो हुआ सो हुआ, अब उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। 3 साल के बाद मेल पार्टनर अपनी जांच कराता है सीमेन एनालिसिस और उसमें एज़ोस्पर्मिया आता है।
उसको भरोसा नहीं होता है, उसको बिलीव नहीं होता है कि क्या सच में मुझे इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज़ोस्पर्मिया को कुछ समझता ही नहीं है। बाद में जब वो परेशान होते हैं, 2-4 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद उनको समझ में आता है कि यार सच में ये बहुत बड़ी परेशानी है, उसका कोई मतलब कि इतना ईजी ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए, जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। तो ब्रॉडली 2 तरह का हो एज़ोस्पर्मिया हम लोग कहते हैं, एक तो क्या ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरे वाले को कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपका कंप्लीटली हो रहा है, आपके अंदर स्पर्म काउंट जो है वो प्रॉपर हैं, स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन बाहर आने का जो रास्ता है उनका वो बीच में कहीं बंद है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत तरह का हो सकता है आपके जो सीमेन निकलने पे जो इजैकुलेटरी डक्ट हैं उसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से वो तंग हो गई हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ गई है और वो जो है वो स्वेलिंग आने की वजह से उनका रास्ता बंद हो गया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो वो ठीक हो सकता है। कभी कभी जो है सिस्ट हो जाती है, गांठें हो जाती हैं उसके अंदर और गांठ की वजह से उसका जो रास्ता होता है वो तंग हो जाता है बिल्कुल। अगर ये सिचुएशन है तो ये भी ठीक किया जा सकता है ना। अगर आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन है इन्फेक्शन की वजह से, सिस्ट की वजह से, इस तरह की सिचुएशन अगर हैं तो फिर वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन पता चला इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो डेवलप ही नहीं हुई हैं, बनी ही नहीं है। जब आप पैदा हुए, पैदा होने के साथ आपकी बॉडी का पूरा ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें तो डेवलप हो गई हैं, आपकी आँखें हैं, कान हैं, नाक है, हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो डेवलप नहीं हो पाई। तब ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता है, ये नॉन ट्रीटेबल कंडीशन हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन बचता है आईवीएफ का। ऐसी सिचुएशन में आप आईवीएफ के लिए जा सकते हो। दूसरी सिचुएशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अब इसमें क्या होता है कि आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, सारी चीज़ें कंफर्म है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं रहा है, स्पर्म बन नहीं रहे हैं। अब स्पर्म बन नहीं रहे हैं तो उसके जो कॉजेज़ हैं, कई तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं। इसको हम लोग ब्रॉडली इस तरीके से डिवाइड करते हैं, कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया या टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। 3 तरह का हो गया ये, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। अब प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में हम लोग कहते हैं फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, है ना, कि स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए वो हो नहीं रहा है और वो टेस्टिकुलर लेवल से पहले के कारण उसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है, LH-FSH जो है बहुत हाई हो गए हैं, E2 बहुत हाई हो गया है, आपका प्रोलैक्टिन बहुत हाई हो गया है। इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और कहते हैं ये है प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। अब प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया अगर है आपको तो ये आराम से ट्रीटेबल है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत मतलब आपको होता है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो स्पर्म काउंट नील हैं, जो एज़ोस्पर्मिया है उसका जो कॉज है वो है टेस्टिकुलर लेवल पर। क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, हो सकता है आपके अंदर एक ही टेस्टिस हो, या हो सकता है आपके अंदर टेस्टिस हो ही ना। अब अगर टेस्टिस है ही नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं सकता है ना। अगर एक टेस्टिस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, और अगर टेस्टिस छोटे हो गए हैं तब भी ठीक हो जाएगा। बहुत मतलब वहाँ पर वेरिकोसील हो जाता है, आपको वेरिकोसील है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से वो क्योर हो रहा है। अगर एपिडाइमल सिस्ट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्योर हो रहा है। तो इस तरह के इश्यूज़ अगर आपके अंदर हैं तो वो आते हैं टेस्टिकुलर लेवल पे। अब टेस्टिकुलर लेवल पे बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत लेंदी ट्रीटमेंट होता है उनका, है ना। जैसे वेरिकोसील है, ग्रेड 4-5 अगर है आपको तो आपको 1 साल भी लग सकता है इनको क्योर होने में, और ज़रूरी भी नहीं कि ठीक भी हो जाए। ऐसा बिल्कुल डायरेक्टली क्लेम नहीं होता है हमारा कि ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये ऐसी कोई जो है रिसर्च नहीं है बिल्कुल ऐसी प्रूवन कि बिल्कुल हमारे यहाँ क्योर हो ही जाता है, ऐसा हम क्लेम भी नहीं करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा ये है कि कुछ ट्राई कर लो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट का जब हो रहा है तो हो सकता है आपका भी ठीक हो जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका नहीं ठीक होगा, सबका ठीक हो रहा है तो आपका क्यों नहीं ठीक हो सकता है ना भी ठीक हो। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं हर तरह की, आपको थोड़ा सा भरोसा करके थोड़ा सा ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। बाकी आपको कंफर्म ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बस चले आते हैं ऐसे, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो ये इस तरह की एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को समझना चाहिए कि एज़ोस्पर्मिया कितना मेजर प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिया का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एज़ोस्पर्मिया है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप आईवीएफ के लिए ट्राई करिए। आईवीएफ ही हो सकता है, विदाउट आईवीएफ नथिंग पॉसिबल इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आईवीएफ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर थोड़ा भरोसा करके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपकी डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए कि आप आईवीएफ कराने जा रहे हो, या अगर आप हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो किस तरीके से वो ट्रीटमेंट होना है, आपको क्या परेशानी है, आपका जो एज़ोस्पर्मिया है वो किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करा करके आपको तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको ये भरोसा हो सके कि सच में ट्रीटमेंट आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।